Dear students, myself Dr. Rekha Bhatti, Associate Professor in Botany at SMB Government College, Nathadwara. Today we are going to study about the in vitro regeneration through callus. We can see here callus has started from the nodal explant from node to internode. For callus induction सबसे पहले हमें एक्सप्लांट लेना पड़ेगा। एक्सप्लांट कोई भी हो सकता है, चाहे वो नोडल एक्सप्लांट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो या अन्य कोई पार्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नोडल एक्सप्लांट है जिसमें कि कैलस बनना शुरू हो गया है। ये वाइट कलर की जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स है, ये कैलस होती है। कैलस बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल मीडियम लेना पड़ता है। यहाँ पर हमने MS मीडियम लिया है, और MS मतलब म्यूराशाइज एंड स्कूक्स मीडियम, जो कि इनके द्वारा बनाया गया था, और बेसिकली यही मीडियम सबसे अधिक यूज़ होता है। यहाँ पर ये कैलस बनना शुरू हो गया है नोडल एक्सप्लांट से। इसी तरह इसमें ये लीफ एक्सप्लांट है जिसमें कि लीफ से कैलस बनना शुरू हो गया। यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि लीफ की मिडरिप पार्ट से कैलस बना है। इसी तरह से फिर हम इस कैलस को और मल्टीप्लाई करते हैं या और बढ़ने देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कैलस धीरे धीरे मिडरिप से बन गया, और उसके बाद ये साइड की जो वेन्स हैं उनसे बनना शुरू हो गया। इस तरह से ये कैलस की तादाद बढ़ती रहती है और यह मीडियम डिप्लीट होने लगता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीडियम बिल्कुल कम हो गया है, तो हमें इसे सब कल्चर पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर हम इस कैलस को मल्टीप्लाई करने के लिए इसे हमने यहाँ पे अर्लेनमेयर फ्लास्क लिया है। यहाँ पर कैलस एक्सप्लांट से लेकर हमने दूसरे मीडियम पे डाल दिया है, और यह एक जो राइट साइड वाला फ्लास्क है इसको कल्चर फ्लास्क कहते हैं। तो इस फ्लास्क में हम देख रहे हैं कि यह जो कैलस है यह हमने डाला है, जबकि लेफ़्ट साइड वाले में ये और मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया है आफ्टर सब कल्चरिंग। अब कैलस जब हमें अच्छी तादाद में प्राप्त हो जाता है तो हम इस कैलस को फर्दर ऐसे मीडियम पे डालते हैं जिसमें कि यह मल्टीप्लाई हो सके, या फिर हम कहेंगे कि प्रोलिफरेट हो सके। तो कैलस से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शूट्स बनना शुरू हो गए हैं। यह मीडियम है रीजनरेशन मीडियम, जिसमें कि हमने ग्रोथ हार्मोन के रूप में साइटोकाइनिन्स अधिक मात्रा में लिए हैं, जबकि कैलस इंडक्शन के लिए हमने 2,4-D या Na अधिक मात्रा में लिए थे, जबकि साइटोकाइनिन्स कम मात्रा में लिए थे। यहाँ पर हमने साइटोकाइनिन्स फॉर एग्जांपल BAP और काइनेटिन अधिक मात्रा में लिया है, जिससे कि शूट फॉर्मेशन शुरू हो गया है। तो यह शूट फॉर्मेशन कहलाता है रीजनरेशन ऑफ शूट्स फ्रॉम कैलस। यह एक इनडायरेक्ट मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि शूट्स ही मिले, कई बार हमें सिर्फ रूट भी मिल सकती है। तो अगर हमें रूट मिलती है तो हमें फर्दर उसे दूसरे मीडियम पे डालना पड़ता है, जिससे कि हमें उस सब कल्चरिंग में हम साइटोकाइनिन्स अधिक लेंगे और ऑक्सिन्स कम लेंगे, क्योंकि रूट्स हमें ऑलरेडी प्राप्त हो गए हैं। तो फॉर शूट इंडक्शन साइटोकाइनिन्स अधिक चाहिए होती हैं। यहाँ पर हमारे ऑलरेडी शूट्स बनना शुरू हो गया है, तो हम इन शूट्स को और
मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये हम देख सकते हैं कि 4 स्टेजेस हैं, जिसमें कि लेफ्ट वाले में कम शूट्स हैं, जो कि इनको हमने मल्टीप्लाई मीडियम पे रखा है। यहाँ पर ये कम शूट्स हैं। सेकेंड फ्लास्क में ये फर्दर सब कल्चर करते करते काफ़ी अधिक मात्रा में प्राप्त हो गया। थर्ड में और अधिक कैलस से हमें रीजनरेशन ऑफ शूट्स प्राप्त हुआ है, और ये लास्ट में भी काफ़ी अधिक संख्या में मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह से हमने इनको सैकड़ों की तादाद में प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फ्लास्क में हमें ये पूरा फ्लास्क भरा हुआ दिख रहा है शूट्स से, कि हमें नंबर ऑफ शूट्स काउंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर मीडियम भी डिप्लीट हो रहा है। अब इस स्टेज के बाद हम इन शूट्स को इलोंगेशन मीडियम पे रखते हैं, जिसमें कि हम मीडियम का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फ्लास्क जो है वो लंबे लंबे शूट्स से भरे हुए हैं। इन शूट्स में ये आफ्टर इलोंगेशन प्राप्त में मीडियम भी करीब करीब डिप्लीट हो गया है। अब ये शूट्स तो हमें मिल गए हैं, लेकिन हमें रूट्स नहीं हैं इनमें, तो हमें इन्हें रूटिंग मीडियम पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब इनको हम लेमिनर एयर फ्लो में निकालेंगे, और निकालने के बाद हम इन्हें सेपरेट करके रूटिंग मीडियम पे डालेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन शूट्स से रूट्स बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमने एक साथ 4 शूट्स एक ही फ्लास्क में ले लिए हैं। इसमें हम एक में देख रहे हैं कि कैलस भी बन रहा है रूट्स के साथ साथ। तो ये कैलस मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हमें हार्डनिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जहाँ तक हो डायरेक्ट रूट जो है अगर शूट से बनती है, जिस प्रकार ये है या फिर ये हैं, तो इनमें हमें इनको हार्डन करके इनको सॉइल में एस्टेब्लिश करना आसान होता है। अब हम ये जो हमें शूट्स नहीं कहकर हम इन्हें प्लांटलेट्स कहेंगे, क्योंकि जब भी हमें इन विट्रो प्लांट्स बनते हैं वो प्लांटलेट्स कहलाते हैं। अब इस स्टेज में जब ये रूट्स अच्छी तरह ग्रो हो जाएंगी, प्लांट को हम बाहर निकालेंगे और फिर उन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइट वाले जो 2 प्लांट्स हैं उनमें अच्छी तरह से डायरेक्ट रूट्स बन गई हैं, जबकि लेफ्ट वाले में ये थोड़ा बहुत कैलस भी बना हुआ है। तो इन्हें हम अच्छी तरह धोकर फिर इन्हें आर्टिफिशियल सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे। आर्टिफिशियल सॉइल जो होती है वो वर्मिक्यूलाइट नामक सॉइल होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। यहाँ पर हमने इसे देख सकते हैं कि ये वर्मिक्यूलाइट में ट्रांसफ़र किए हुए हैं आफ्टर हार्डनिंग। तो अब ये हम इन्हें हार्डनिंग करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसी फील्ड में रख देंगे तो ये जो है प्लांट्स मर जाएंगे। हम इन्हें पहले ग्लास हाउस में ट्रांसफ़र करेंगे। ग्लास हाउस में ट्रांसफ़र इसलिए क्योंकि ग्लास हाउस में टेम्परेचर मेंटेन होता है और मॉइस्चर भी मेंटेन होता है। वहाँ पर लाइट भी नेचुरल आती है, लेकिन वो कवर्ड होता है, तो उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो पहले तो हम इन्हें लैब में ही रखेंगे कवर करके, फिर धीरे धीरे इन्हें एक्सपोज करेंगे और एक्सपोज करके फिर अल्टीमेटली ग्लास हाउस में रखेंगे, तब ये इस कंडीशन में हमें प्राप्त होंगे। अब ये जब ग्लास हाउस में आउटर एटमॉस्फेयर से एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, या हम कहेंगे कि एक्वेंट हो जाएंगे, या उससे अपना तालमेल बिठा लेंगे, तब हम इन्हें इस आर्टिफिशियल सॉइल से निकाल कर डायरेक्ट
सॉइल में रखेंगे, या फिर अगर वो रिकैल्सिट्रेंट है जिसको कि एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उन्हें आर्टिफिशियल सॉइल 1 पार्ट और 3 पार्ट जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल का लेंगे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब ये फिर इनको थोड़े दिन हम ग्लास हाउस में रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इन्हें कुछ घंटों के लिए बाहर डायरेक्ट सनलाइट में या नेचुरल कंडीशंस में बाहर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ग्रो होने लग गए हैं, और पहले हम इन्हें कुछ घंटों के लिए रखेंगे, फिर वापस ग्लास हाउस में रख देंगे। उसके बाद फिर हम इन्हें उससे अधिक, जैसे पहले दिन हमने 1 घंटे के लिए रखा, तो दूसरे दिन हम 2 घंटे के लिए आउटर फील्ड में रखेंगे, फिर वापस ग्लास हाउस में रख देंगे। धीरे धीरे हम ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, और इस तरह से जब ये फुल्ली एक्वेंट हो जाएंगे आउटर एटमॉस्फेयर के, तो हम इन्हें बाहर रख देंगे। बाहर पहले हम इन्हें पेड़ की शेड में या छाया में रखेंगे, ताकि ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आए, और फिर हम इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। और इसके बाद जैसे कि यह प्लांट जो है, ये है ईगल मार्मलोस या बेल पत्र। यह फील्ड में अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो चुका है, तो हम इसे डायरेक्ट पॉट से हटाकर सॉइल में कर देंगे, क्योंकि यह एक पूरा ट्री प्लांट है। अगर छोटा प्लांट हो या ऑर्नामेंटल हो या फ्लावरिंग छोटा प्लांट हो, तो हम उसे गमले में या पॉट में भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ट्री प्लांट है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर हम इसे पानी खाद नॉर्मली देते रहेंगे, और फिर यह फ्रूटिंग स्टेज में आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि इसमें जो हमने कैरेक्टर, जैसे कि इसे हमने लार्ज साइज फ्रूट के लिए सेलेक्ट किया था और फास्ट ग्रोथ के लिए, तो हम चेक करेंगे कि हमने जिस कैरेक्टर्स के लिए इसको सेलेक्ट किया था या डिज़ायर्ड कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया था, वो इसमें है या नहीं, वो हमें अल्टीमेटली इसकी फ्रूटिंग स्टेज पे पता चलेगा। वो हम बाद में चेक कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी यह फ्रूटिंग स्टेज में आ चुका है, और यह देख चुके हैं कि इसमें हमें बड़े साइज़ के फ्रूट्स मिल रहे हैं। नॉर्मल साइज़ जो होता है इसका एक ऑरेंज साइज़ होता है, जबकि इसमें हमें मेलॉन साइज़ के फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो यह एक बहुत अच्छी तकनीक है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रीजनरेशन के लिए। इससे पहले हम वीडियो में डायरेक्ट रीजनरेशन थ्रू एक्सिलरी बर्ड प्रोलिफरेशन देख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स। ओके, थैंक यू।